साथियों नमस्कार। मैं पुनः आपके समक्ष आज उपस्थित हूं कल किए हुए वादे के अनुसार। कल मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया सेक्शन 258 सीआरपीसी के विषय में, मैंने आपको विस्तारित रूप से बताया कि 258 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र 138 एनआई एक्ट की किसी भी कार्रवाई में सुनवाई योग्य नहीं है। समझ गए होंगे आप कल जो मैंने पूरा बताया था। आज हम उसी के सापेक्ष एक बड़े विस्तृत विषय पे बातचीत करना चाहेंगे। आज विषय बहुत आनंददायक है और अधिवक्ताओं के हित में सर्वोपरि है, उनके ज्ञानवर्धन के लिए है। अधिवक्ताओं के साथ साथ मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, उनको भी बल का बोध होगा अधिवक्ताओं के विषय का, और उनको जो अभिभावक हैं अधिवक्ताओं के, उनको भी उनके बल का बोध होगा। जो आज विषय है, विषय क्या है? विषय संवैधानिक मूल्यों के सापेक्ष या संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के सापेक्ष अधिवक्ता और न्यायाधीश दोनों इक्वल होते हैं, दोनों समान हैं। इसी विषय पे आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा उन तथ्यों तक ले जाने का, उन तथ्यों के सापेक्ष आपका मार्गदर्शन करने का, जिन तथ्यों के सापेक्ष आपको जो मालूम होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधान, माननीय उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधान, तो उन सारे विधानों से रूबरू कराते हुए जो आपको आवश्यक है उनके सापेक्ष मैं पूरा प्रस्तुतिकरण दूंगा आपको। तो मैं सबसे पहले विषय पे आने से पहले पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हुए और कोशिश करूंगा कि आपको सारगर्भित तथ्यों से जोड़ सकूं, क्योंकि गुरुजी का आज आदेश इसी बिंदु पे बातचीत करने का हुआ है। इसके साथ विषय को शुरू करने से पहले मेरी एक विनम्र अनुग्रह और प्रार्थना है कि जो चैनल को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक इसे विस्तार करें। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, एडवोकेट लोकेश शर्मा और अमरलोक टीवी दोनों मेरे पेज हैं, उस पर करें। इसी क्रम में मैं विषय पे आता हूं। विषय है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के समय या करते हुए या उस स्थिति में दोनों जस्टिस महोदय भी और एडवोकेट महोदय भी, वो दोनों समान होते हैं, समान पावर्स क्रिएट हैं सबको। तो सबसे पहले मैं आपको एडवोकेट के विषय में आपको बता दूं कि एडवोकेट एक्ट में एक अधिवक्ता को एडवोकेट एक्ट के अनुपालन में या उसके सापेक्ष ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना गया है, न्यायालय का अधिकारी। तो उसमें न्यायालय के उस अधिकारी और जो जस्टिस है न्यायालय में, जो जेन्युइन रूप से संवैधानिक रूप से मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित हैं, स्थापित हैं, उन दोनों की इक्वलिटी के विषय में आपको उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधान के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा। और आपको स्पष्ट रूप से ये मैं बताना चाहता हूं, किसी भी रूप से एक एडवोकेट को अपने आप को मर्यादित स्थिति में संयमित और विवेकशील रहते हुए शक्ति के रूप में, संवैधानिक शक्ति के रूप में अपने आप को कम नहीं आंकना है, जो मैं आपको तथ्यात्मक स्थिति से सुस्पष्ट कर रहा हूं, वैधानिक रूप से सुस्पष्ट कर रहा हूं। सर्वप्रथम अलग अलग स्टेटों में एडवोकेट और मजिस्ट्रेट दोनों के सापेक्ष हुए कोई भी विवादित स्थिति को उत्पन्न होने के बाद में जब उच्च न्यायालय ले जाया गया, तो उच्च न्यायालय ने, कुछ उच्च न्यायालयों ने तो एडवोकेट के दायरे को निम्न माना है। एडवोकेट की कार्य क्षमता को, संवैधानिक स्थिति को, संवैधानिक स्थान को, उनके पद को अक्षुण्ण मानते हुए निम्न माना। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन जज मजिस्ट्रेट हो, चाहे अन्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, इनका स्तर उच्च माना। लेकिन एक मद्रास हाईकोर्ट ऐसा है कि मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट फाइल हुई सन 2020 में, और उसने आदेश पारित किया
कि वकील को अदालत का एक अधिकारी माना गया है। उनके अनुसार वकील को अदालत का एक अधिकारी माना जाता है और इस प्रकार मेट्रोपॉलिटन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डीएम के अधीनस्थ माना जाता है। कुछ हिस्से ऑफिसर छोड़ हुए। इसके साथ साथ लेकिन जिन कोर्टों ने, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, ललित मोहन दास वर्सेस द एडवोकेट जनरल उड़ीसा एंड अदर्स, अरुणाचलम पिल्लई वर्सेस एमएस सेथुराम रोडवेज लिमिटेड एंड अदर्स, इस प्रकार और भी कई सारे, दीपक बावरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इन मामलों में जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता को की गरिमा को सूक्ष्म माना है, निम्न माना है, तुलनात्मक स्थिति मजिस्ट्रेट के, तो उन कंडीशन में वो सब एसएलपी के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित हुई। 2019 में जो एसएलपी फाइल हुई, उस एसएलपी में जो एसएलपी थी वो थी एनकेजीएसबी बैंक, एनकेजीएसबी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एनकेजीएसबी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस शब्बीर चक्रवर्ती एंड अदर्स। तो ये 2019 में जो फाइल हुआ एसएलपी 302-240-302-240-2019, तो इसमें 2022 को निर्णय आया और जितनी भी एसएलपी आई हुई थी इस संबंध में एडवोकेट और मजिस्ट्रेट की इक्वलिटी के लिए, उनको सबको एक जगह करके और निर्णय पारित किया 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसमें इतना आनंददायक आदेश पारित किया और इतना सुस्पष्ट उल्लेखित किया सारे हाईकोर्ट्स का हवाला देते हुए, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एडवोकेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन जज हो, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, मजिस्ट्रेट शब्द जहां प्रयोग होता है उन सब लोगों को इक्वल मानते हुए एडवोकेट और उन समस्त इक्वलिटी को समान शक्ति का प्रदाता माना गया है। मींस एडवोकेट और ये सब वर्ग मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, ये सब संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। कारण क्या है? मैंने अध्ययन किया इसको, मैंने देखा इसको पूरी रूलिंग को, तो उसमें जो रूलिंग में पार्ट वाइज जो भी उन्होंने दृष्टांत दिया ऑनरेबल न्यायमूर्ति ने, उन्होंने बड़ा सुस्पष्ट व्याख्यान किया और उसमें जो अध्ययन करने के बाद मुझे अवगत हुआ, मैं उसे आपसे रूबरू कराऊं। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी भी वाद में, उस वाद में आप लोग जर्नल देखते होंगे, किसी को आइडेंटिफाई करना हो, किसी के बयानों को उल्लिखित करा करके उसे सीन करना हो, किसी भी एविडेंस को दाखिल करके एविडेंस को क्लोज करना हो, ये किस हैसियत से कर सकता है कोई व्यक्ति? कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता। ये सब एडवोकेट ही कर सकता है और एडवोकेट ऑन कोर्ट खड़े होकर कर सकता है। तो ये सब दृष्टांत उन्होंने दिया। अब मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ तथ्यात्मक स्थिति है, मैं इससे आपको उनके शब्दों से, जो जस्टिस साहब हैं उनके शब्दों को इधर उधर ना करते हुए केवल इन्हीं के शब्दों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। उस रूबरू स्थिति में यह है रूबरू स्थिति में यह है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऐसा अधिवक्ता आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ अधिकारी नहीं है। बहुत ध्यान देने की बात है इस पे। ऐसा अधिवक्ता आयुक्त
जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ अधिकारी नहीं है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 12 और 17 का संदर्भ इंगित करता है। जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शब्द अदालत को दर्शाता है, न कि व्यक्तिगत रूप से अधिकारी को। समझ गए होंगे मेरे विद्वान अधिवक्ता महोदय। कुछ लोग जुडिशियल ऑफिसर हो जाएं, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएं, या कलेक्टर हो जाएं, या और दूसरे कोई एडीएम हो जाए, कोई भी है, जो भी है, वो पद को ही व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि वो पद च्युत हो जाएं, तो वो पद तो यथावत बना हुआ है, उस चेयर का नाम है, उस ऑनरेबल कोर्ट का नाम है, वो यथावत रहेगा, वो सार्वभौमिक है। लेकिन उस पर बैठने वाला अक्षर मात्र प्राणी जो भी है, वो जिस भी रूप में बैठ रहा है, वो जो उस चेयर पे बैठेगा, पदासीन होगा, वो उसका रूप ले लेगा। वो व्यक्ति इंडिविजुअल है, लेकिन पद सार्वभौमिक है। तो व्याख्या करने में जो बताया गया है, एडवोकेट इसको जो इक्वल बताया गया है, वो उन्होंने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 12 और 17 का संदर्भ इंगित करता है। जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शब्द अदालत को दर्शाता है, न कि व्यक्तिगत रूप से अधिकारी को। अधिकारी कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है। अधिकारी तो उसका जो नाम है, सुरेश महेश जो भी होगा, XYZ, वही है। लेकिन कलेक्टर है, डीएम है, एसडीएम है, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये पद है। दोनों में बड़ी भिन्नता है। एक अधिवक्ता आयुक्त निश्चित रूप से अदालत के अधीनस्थ एक अधिकारी है, और सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1)A में प्रयुक्त शब्दों को नहीं समझा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है सेवा में अधीनस्थ अधिकारी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 वास्तव में एक अधिवक्ता आयुक्त को उन गवाहों की परीक्षा रिकॉर्ड करने का अधिकार देती है, जिनकी अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। मैंने आपको ये शब्दों को इधर उधर शब्द नहीं, इसीलिए मैंने पढ़ के बताया आपको। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर है, बहुत सारे लोगों को बड़ा आघात पहुंचेगा, खराब लगेगा, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा रूप समझ के बैठे हुए हैं, जो पद की गरिमा को ही व्यक्तिगत गरिमा समझते हैं, या व्यक्तिगत गरिमा को ही पद की गरिमा से तुलनात्मक स्थिति से देखते हैं, उन्हें बड़ा खराब लगेगा। लेकिन मैंने जो ऑनरेबल न्यायमूर्ति है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उनके द्वारा जो मुखरित हुआ शब्द है, उल्लिखित हुआ शब्द है, जो मैंने अभी SLP आपको बताई, एनके जीएसवी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस शब्बीर चक्रवर्ती एंड अदर्स में, उन्होंने उसको स्पष्ट किया है। तो मेरा आपसे मानना है, मेरे समस्त विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से मेरा कहना है, जो भी किसी प्रकार की इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, या ऐसी आवश्यकता महसूस करते हैं कि भविष्यिक रूप से ये रूलिंग उनके लिए बड़ा मुफीद सिद्ध हो सकती है, तो इस रूलिंग को निकाल लें। फिर भी ना मिले, कोई भी आवश्यकता हो, तो कोशिश करूंगा मैं भी आपके पास तक इस ज्ञान के साथ साथ जो भी मुझ पे अक्षर मात्र ज्ञान है, मैं आत्मस्पर्धा में नहीं बात करता, ना कर रहा हूं, मैं केवल आत्मउत्साह में इस विषय को लिखित और प्रस्फुटित करता हूं। और व्यक्तिगत ज्ञानवर्धन के साथ साथ मैं केवल और केवल आप लोगों का रिवीजन कराता हूं, क्योंकि आप पहले से सब सार्वभौमिक के सब जानते हैं, विद्वान हैं आप। तो यदि आवश्यकता महसूस करें तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 9627374757, उस पर सीधे संवाद करके शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक किसी भी समस्या का समाधान जो भी पूछना चाहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं उन्हीं के अनुसार उसमें उत्तर दे सकूं, उनको रूलिंग्स, विधान इत्यादि प्रदान कर सकूं। तो मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः होगी आपसे मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।